हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल सिद्धि आईएएस पीसीएस पे। तो जो बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन सीरीज हम लोग का चल रहा है, उस सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो मैं जो भी लोग कल के रिजल्ट में सफल हुए हैं उन सभी को बधाई देना चाहूँगा, और जो भी लोग फेल हुए हैं उनके लिए 68 का फॉर्म आने जा रहा है बहुत जल्द। तो वो आप लोग उस पर बिल्कुल प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, साथ में मेंस को भी टारगेट करते रहना है, क्योंकि मेंस के लिए बहुत ही कम समय अभी देखा जा रहा है ट्रेंड की मिलता है। तो इस वजह से जो मेंस की प्रिपरेशन जो आपकी चल रही थी उसको ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग साथ साथ में करते रहें और कुछ समय आपको प्रीलिम्स को देते रहना है। और जो क्वालिफाई कर चुके हैं मेंस के लिए उनको 100% मेंस पे फोकस रखना है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, इसको मेजर कैसे करते हैं, क्या क्या चैलेंजेज हैं, इंडिया लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, बिहार में क्या क्या चीज़ें इसके द्वारा की इसके रिगार्डिंग की जा रही हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो यही हमारा आज का जो टॉपिक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको सबसे पहले जो है डेफिनीशन फॉर्म में 1987 में इसको दिया गया इस तरीके से कि वैसा विकास जो कि ना सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन की नीड को पूरा कर रहा है, बल्कि साथ साथ में प्रेजेंट नीड की जनरेशन को पूरा करते हुए जो भविष्य में आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनकी किसी भी जो नीड है, उनकी किसी भी तरीके की जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है उसको बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए। तो इस तरीके से डिफाइन किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। मतलब कि अभी का जो पीढ़ी है उसकी जो आवश्यकता है, आने वाली पीढ़ियों की के लिए जो रिसोर्सेस बचेंगे उनके साथ बिना किसी तरीके के समझौते के अगर आपका विकास होता है तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाएगा, सतत विकास। फिर 2019 में जो है इस तरीके सोचा गया कि सिर्फ इन्वायरमेंट के दिशा में इसको ना सोचा जाए, इसको हम लोग ह्यूमन, नेचुरल और इकोनॉमिक कैपिटल फॉर कंप्लीट ह्यूमन वेलफेयर, इस तरीके से हम लोग को सोचना है कि कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट हो। तो इसमें 4 एस्पेक्ट यहां पे देखा गया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसमें तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, प्लस साथ में सोशल डेवलपमेंट हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो और कल्चरल डाइवर्सिटी हो। तो ये चारों चीजें जब शामिल हैं तब उसको कहा जाएगा कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस इमेज को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, इसको आगे यूज कर सकते हैं। फिर जो शुरुआत है उसमें हम लोग जाते हैं तो 1992 में अर्थ समिट हुआ था। इसको रियो समिट भी बोलते हैं क्योंकि लोकेशन रियो था, वहां पे अर्थ समिट हुआ। अब अर्थ समिट में जो है इसको रिगार्डिंग बातचीत की गई कि जो हमारा अर्थ है इसको बचाना है, इसके लिए सतत विकास की आवश्यकता है। फिर इसका जो 20 साल का 20th एनिवर्सरी हुआ था वो भी रियो में ही हुआ था, तो रियो +20 कॉन्फ्रेंस, उसमें ये चीज महसूस किया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत ही ज्यादा काम नहीं किया जा सका है जो पास्ट 1992 से 2012 तक के बीच के पीरियड में। इस बीच में जो जितने भी वैज्ञानिक और रिसर्चर लोग थे उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि अगर हम लोग इसी तरीके से अनसस्टेनेबल तरीके से बढ़ते रहें तो हमारा खुद के एग्जिस्टेंस पे भी खतरा आ सकता है। तो ये माइंडसेट के साथ में ही जो हमारा 2015 में एसडीजी गोल्स अडॉप्ट किया गया, तभी फोकस हम लोग का बन गया था कि हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि आपका एसडीजी की तरफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग को आगे लेके चले। उससे पहले जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से पहले हमारा जो दुनिया पे चलता था एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो यही यहां पे डिसीजन लिया गया कि हम लोग एमडीजी जैसे ही खत्म होता है 2015 में, तो 15 के आगे जो 15 से 30 का पीरियड होगा उसमें हम लोग एमडीजी की जगह एसडीजी लेके चलेंगे। तो इसका पीरियड 2015 से 30 तक का रखेगा। और जो डिफाइन किया गया इसको क्या क्या एसडीजी में आना चाहिए, तो ये सबसे ज्यादा पार्टिसिपेटरी प्रोसेस रहा अभी तक का यूएन के द्वारा। लगभग 10 मिलियन लोगों से यहां पे उनकी राय ली गई
और इसके बाद फिर जो है जो इनिशियल लिस्ट था उसमें 300 गोल प्रपोज किए गए थे, उसके ऊपर नेगोशिएशन हुआ, उसमें प्रायोरिटाइज किया गया चीज़ों को, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ में एग्रीगेट किया गया, फिर फाइनली जो है 17 गोल पे चीज़ें आगे बढ़ी हैं। इसमें जो मेजर फोकस दिया गया है वो है प्रॉस्पेरिटी, पीपल, प्लैनेट, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। तो इन चीज़ों को महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पे यहां पे रखा गया है। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो होंगे। तो इस वाले पीपीटी में आपको वही चीज दिखेगा कि कैसे कैसे लोगों ने कंट्रीज ने यहाँ पे प्लेज किया कि हम लोग एसडीजी गोल्स इस तरीके से टारगेट रखेंगे, जिसमें कि 17 गोल, 169 टारगेट्स और 304 इंडिकेटर्स। तो मेजर जो आपका गोल है उसके अंदर में टारगेट डिफाइन किया गया है, फिर उसके अंदर में इंडिकेटर्स डिफाइन किए गए हैं। तो ये जो है 2030 तक अचीव करने का टारगेट है। इसका हम लोग पूरा अगर डिटेल्ड देखें तो इसको अगर आप हो सके तो बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट एक एक टारगेट को याद रख लें। जैसे जो आपका एसडीजी 1 है, नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड में आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठा आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, 11 नंबर है आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12 नंबर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13 आपका क्लाइमेट एक्शन है, 14 नंबर है लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, 16 नंबर पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन और 17 नंबर है आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इसको याद करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि कोई भी अगर क्वेश्चंस आता है, कुछ भी मान लीजिए कि पॉवर्टी पे सवाल आ गया, तो उसका कंक्लूजन में आप इसको यूज कर सकते हैं कि एसडीजी गोल जो 1 है, जीरो पॉवर्टी का, नो पॉवर्टी का, वो अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसा कि आप आंसर में बताएंगे। तो इसका कंक्लूजन में एसडीजी गोल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन के कंक्लूजन में इसको यूज कर सकते हैं, इसको आप फिट बिठा सकते हैं। इवन आईआर के क्वेश्चन में पार्टनरशिप फॉर द गोल्स जो 17 नंबर है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, इसको आप यूएन रिफॉर्म, डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स, उसमें आप लेके जा सकते हैं 16 नंबर गोल को। तो ये सब हम लोग इसमें लेके आ सकते हैं। हर एक्शन में, हर क्वेश्चन में इसका हम लोग कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। तो इसको याद करना जरूरी है। आगे आते हैं हम लोग। अब इंडिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया जो नेगोशिएशन हो रहा था उसमें फाउंडिंग मेंबर के तौर पे था और इंडिया ने कमिट किया है कि 2030 का एजेंडा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है उसमें हम लोग काम करेंगे। तो हमारा जो नेशनल बॉडी है जो कि एसडीजी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको असाइन की गई है वो है नीति आयोग। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही नीति आयोग जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिलीज करती है। 2018 से ये चीज शुरू हुआ था, तो इसमें यूएन का भी सहयोग रहता है। तो ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है एक तरीके से ब्रिज का काम करता है कि जो इंडिया का एसडीजी का प्रोग्रेस है और उसको ग्लोबल एसडीजी के साथ में जोड़ कर चले। तो मेनली इसका जो ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य, वो ये है कि जो अलग अलग राज्य हैं उनके बीच में कंपटीशन की भावना लाई जाए एसडीजी को अचीव करने में। क्योंकि मुख्य तौर पे तो जो इंप्लीमेंटेशन होना है वो स्टेट के ही द्वारा होना है, तो अगर उनके बीच में कंपटीशन होगा तो हमारा प्रोग्रेस बेहतर होगा। तो अभी जो इंडिकेटर्स यहां पे कवर किए गए हैं उसमें 16 एसडीजी गोल्स और 115 क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स, ये सबको शामिल किया गया है। जो थर्ड एडिशन है इस इंडेक्स का। 2018 में हम लोगों ने 13 एसडीजी गोल्स को कवर किया गया था इसी इंडेक्स में। अभी वाले में जो है 16 एसडीजी गोल्स को कवर किया गया है। तो जो इंटरनेशनल कॉपरेशन वाला पार्ट है सिर्फ वो वाला छूटा है, बाकी सब इसमें कवरेज है। अब इसका स्कोरिंग देखें तो स्कोरिंग क्या है कि जो 16 एसडीजी इसमें कवर होना है उसके अकॉर्डिंग हर स्टेट या यूटी को 0 से 100 के बीच में मार्क्स दिए जाते हैं, स्कोर उनको दिया जाता है। तो जितना बेहतर स्कोर उतना ही आप 2030 नेशनल टारगेट के अचीव करने में वहां पे क्लोज हैं। अब यहां पे क्लासिफिकेशन इंडिया का जो इंडेक्स है उसमें 4 क्लासिफिकेशन दिया गया है
कि अगर किसी स्टेट का स्कोर जो है एस्पिरेंट की कैटेगरी में है, तो मतलब उसका स्कोर 0 से 49 के बीच में है। परफॉर्मर जो स्टेट्स हैं उनका 50 से 64 के बीच में, फ्रंट रनर जो है उसका 65 से 99 के बीच में, और जो अचीवर होगा उसका 100 है। तो जो आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 था, इसमें ओवरऑल अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारा एसडीजी स्कोर जो है 6 पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। 2019 में हमारा जो एसडीजी स्कोर था 60 था, और 20-21 में यही स्कोर हमारा बढ़ के 66 तक पहुंच चुका है। तो जो इम्प्रूवमेंट है, जो पॉइंट्स हम लोग को एक्स्ट्रा मिला है, उसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन स्वच्छ भारत मिशन की वजह से बढ़ा है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, पीएम उज्ज्वला योजना का इसमें अहम योगदान है। अभी अगर कैटेगरीज की बात की जाए तो ना एस्पिरेंट कैटेगरी में कोई भी स्टेट है, ना ही अचीवर कैटेगरी में है। इसमें जो 15 स्टेट हैं, 15 स्टेट या यूनियन टेरिटरी, वो परफॉर्मर की कैटेगरी में है, और 22 स्टेट या यूनियन टेरिटरी फ्रंट रनर की कैटेगरी में है। इसी का न्यूज़पेपर कटिंग है। कंपोजिट स्कोर अगर देखा जाए तो केरला का सबसे बेहतर था, उसका स्कोर 75 रहा। और वहीं बिहार का अगर बात किया जाए तो बिहार लिस्ट बॉटम में बिल्कुल रहा है। और कौन कौन सा स्टेट किस किस इंडिकेटर पे आगे रहा है वो इस टेबल में आप देख सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी यही है कि सबसे टॉप पे कौन था और सबसे नीचे कौन रहा। तो नीचे वाले में बिहार ही है, तो अपना स्कोर वही 52 है। तो हम लोग काफ़ी नीचे रहे हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं कि किस किस एरिया में सुधार हम लोग को इस इंडेक्स में देखने को मिला है। तो एवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, इसमें कमी आई। फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की अवेलेबिलिटी, उसमें जो कदम उठाए गए हैं उसका काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा मिला है। फिर एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन कुकिंग फ्यूल, ये देखने को अच्छा मिला है। प्रॉब्लम्स कहाँ पे आई है? चूंकि लॉकडाउन का पीरियड रहा है तो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कमी आई है इस इंडिकेटर में। दूसरा क्या है कि इंटर स्टेट इनइक्वालिटी, ये देखने को हम लोग को मिला है, जिसमें कि साउथ वेस्टर्न स्टेट और जो नॉर्थ सेंट्रल स्टेट हैं उनके स्कोर में काफी ज्यादा अंतर रहा है, जो कि जो सोशियो इकोनॉमिक और गवर्नेंस रिलेटेड जो गैप्स हैं उसको दिखाता है। अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो ये इंडिया के फेडरलिज्म के लिए भी खतरा साबित हो सकता है आगे चल के। अगर बात की जाए कि क्या क्या कदम उठाया गया है इंडिया के द्वारा एसडीजी अचीव करने में, तो एक तो आपका मनरेगा हो गया, उसके तहत में जो एम्प्लॉयमेंट है लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दिशा में, तो ये अनस्किल्ड वर्कर्स को भी इसके अंदर में 100 डे जॉब गारंटी प्रोवाइड की जाती है। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें जो न्यूट्रिशन है उस दिशा में फूड प्रोवाइड किया जाता है। फिर आपका स्वच्छ भारत अभियान, सैनिटेशन कवरेज के लिए। रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी पे फोकस किया गया है। रिन्यूएबल में है हमारा टारगेट 175 गीगावाट 2022 तक कर दिया गया था रिन्यूएबल सोर्सेज से। और जो क्लीन एनर्जी की बात की जाए तो नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी, ये हम लोग लेके आए हैं। वहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की बात की जाए तो अमृत है, हृदय है, इस तरीके के काफ़ी सारे स्कीम्स आए हैं। फिर क्लाइमेट के डायरेक्शन में पेरिस एग्रीमेंट हम लोगों ने रेटिफाई किया और अपना एनडीसी, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, वो हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। उसमें हम लोग बिल्कुल टारगेट पे चल रहे हैं। हम लोग इवन बहुत ज़्यादा भी अचीव किए हैं बहुत सारे सेक्टर्स में। तो एनडीसी क्या है इसको हम लोग डिटेल अपना जो क्लाइमेट वाला चैप्टर देखेंगे उसमें करेंगे, अदरवाइज आपको पता भी होगा एनडीसी। आगे आते हैं हम लोग। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2022, तो ये जो आपका इंटरनेशनल लेवल का है जो रिपोर्ट, उसकी बात की गई है यहाँ पे। इसके पहले जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया का जो इंडेक्स था उस पे था, अभी इंटरनेशनल लेवल पे जो रैंकिंग है उसमें आ गई है बात। इस रिपोर्ट के हिसाब से ये अर्जेंट एक्शन के लिए सजेस्ट करता है कि अगर आपको 2030 का डेडलाइन अगर आपको मैच करना है तो अर्जेंट एक्शन लेना होगा।
बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज हैं जो इसको परेशान कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट क्राइसिस हो गया, कोविड-19 पैंडेमिक हो गया, फिर नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है, तालिबान वाला इश्यू अफगानिस्तान का, रसिया यूक्रेन क्राइसिस, तो ये चीजें बढ़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पैंडेमिक और रसिया यूक्रेन वॉर, ये दो चीज से जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन है अभी तक 0.9 परसेंटेज पॉइंट तक उसको नीचे किया जा चुका है, अभी उसको मान्यता दे दी गई कि 0.9% तो लगभग इंपैक्ट इसका होना ही है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे। और ये कई तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे फूड प्राइसेस है, फ्यूल प्राइसेस है, वो बढ़ रहा है, ग्लोबल सप्लाई और ट्रेड उसको प्रभावित कर रहा है, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको बहुत ही एडवर्सली उस पर इंपैक्ट दिखा रहा है। तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर एरिया देखा जाए कि कौन कौन सा एरिया इंपैक्टेड हुआ है, तो उसमें जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, एक चीज पे प्रभाव होता है तो आगे भी दूसरे चीज पे दिखता है। इन्वायरमेंट पे, फूड न्यूट्रिशन पे, हेल्थ में, पीस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, सारे चीजों पे प्रभाव देखने में मिला है। जैसे इन्वायरमेंट में अगर बात किया जाए कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसमें 14% का इजाफा हुआ है एक दशक में अगर देखें तो जो हमारा 2025 का हम लोग पीक मान के चल रहे थे कि 43% तक पूरा मतलब पीक हम लोग पहुंचेंगे, उसके बाद फिर 2030 तक 43% डिक्लाइन होगा, नेट जीरो हम लोग 2050 तक अचीव कर लेंगे। तो इस डायरेक्शन में हम लोग जो कार्बन इमिशन वाली बात है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन वाली बात, 2050 तक नेट कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट था, 2030 में 43% डिक्लाइन, 2025 मैक्सिमम पीक का पीरियड था। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो है हमारा जीएचजी एमिशन 14% से बढ़ा है। सेकेंड क्या है, एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशन, वो 6% से बढ़ा है, जबकि कोविड-19 के दौरान में लॉकडाउन का सिचुएशन रहा था, उससे हम लोग को काफी सारा गेन्स भी मिला था, लेकिन उसके बाद भी ये एमिशन जो है 6% बढ़ा है। दूसरा अगर देख लें, इकोनॉमिक शॉक एंड पॉवर्टी, तो जो वर्ल्ड वाइड जो हेल्थ इमरजेंसी रहा कोविड का, उसकी वजह से जो है 2020 में अकेले 93 मिलियन लोग वो गरीबी में वापस से ढकेल दिए गए। तो मतलब क्या है कि जो आपने पिछले 4 सालों में अचीव किया था पॉवर्टी एलिविएशन की दिशा में, गरीबी उन्मूलन की दिशा में, वो आप 4 साल पीछे चले गए। नेक्स्ट आपका एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तो उसमें भी प्रभाव देखने को मिला है। जैसे वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, वो कवरेज में काफी ज्यादा स्टॉपेज देखने को मिला था, जिससे कि टीबी और मलेरिया से जो डेथ्स हुए हैं उसमें तेजी देखने को मिली है। अब इसका कैस्केडिंग इफेक्ट देखें, जो आपका फूड सिक्योरिटी एड्स, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता दिख रहा है स्पेशली औरतों के बीच में, चाइल्ड लेबर वो वाला चीज बढ़ रहा है, चाइल्ड मैरिज चीजें देखने को ज्यादा मिल रही हैं। और इसका ज्यादा बर्डन जो है लिस्ट डेवलप कंट्रीज, LDC, और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप है, जैसे आपका वीकर सेक्शन में देखें, वुमेन हो गई, एल्डरली हो गए, चिल्ड्रन हो गए, तो इन पे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और पास्ट में जो हम लोगों ने प्रोग्रेस किया था पॉवर्टी और हंगर को दूर करने में, तो उसका बिल्कुल रिवर्सल हम लोग देखे हैं कि जो भी प्रोग्रेस हम लोगों ने अचीव किया था वो वापस से उसी स्टेज पे चला गया है। इंडिया की रैंकिंग की बात की जाए तो इंडिया का रैंकिंग जो है 192 कंट्री में 120 रैंकिंग रहा है और स्कोर अपना 66 रहा है। अगर साउथ एशियन नेशन से हम लोग कंपेयर करें तो हमारे पीछे सिर्फ पाकिस्तान है, उसके अलावा बाकी सब लोग हम लोग से आगे ही चल रहा है। जैसे भूटान आपका 75th रैंक पे है, श्रीलंका 87th, नेपाल 96, बांग्लादेश 109 पे। तो साउथ एशिया में हमारी कंडीशन जो है SDG अचीव करने में बहुत अच्छी नहीं है। चैलेंज की बात की जाए कि क्या क्या दिक्कत है हम लोग को, तो सबसे पहला दिक्कत आपका फिनेंसिंग का है। एक स्टडी आया था, उसके हिसाब से एस्टिमेट लगाया गया कि अगर भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक अचीव करना है तो ये $14.4 बिलियन ये इसका कॉस्ट होगा। और अगर इसका कैलकुलेशन देखें तो 14.4 बिलियन में सिर्फ 5% जो है हम लोग इसका SDG इंप्लीमेंट करने में अभी तक हम लोगों ने लगाया है।
बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर हैं, जैसे हेल्थ में मात्र 1.5% स्पेंडिंग है, एजुकेशन पे मात्र 4% स्पेंडिंग है, तो ये भी काफी कम है। सेकेंड चैलेंज हम लोग देखते हैं कि सिर्फ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका और भी चीजों पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इवन डिस्पाइट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उसके बाद भी एसडीजी में हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कर जाएंगे। इसका एग्जाम्पल दिया है कि यूएन का जो एमडीजी का 2014 रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट के हिसाब से बताया यह गया था कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा था 2010 में, लेकिन फिर भी जो है इंडिया अकेले में 1.2 बिलियन एक्सट्रीमली पुअर पर्सन हमारे यहां पे जो ग्लोबल लेवल पे है, उसका 1/3 हमारे यहां पे था। मतलब पूरे दुनिया लेवल पे जो है 120 करोड़ लोग एक्सट्रीमली पुअर के कैटेगरी में आ रहे थे, जिसमें कि 1/3 मतलब 40 मिलियन लोग, तो ये हमारे कंट्री में थे। तो आगे आ जाते हैं हम लोग, रिसोर्स कंजम्पशन एंड बिहेवियरल चैलेंज। तो अगर हम लोग देखें कि एसडीजी गोल के लिए बिहेवियर में बदलाव लाने की भी आवश्यकता है। जैसे हम लोग को खुद जो खाना है हम लोग के यहाँ घर पे बनता है, तो उसमें फूड वेस्टेज उसको कम करने की जरूरत है। जो खाना बच गया उसको बाकी को हम लोग शेयर कर दें। फिर पॉपुलेशन, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। यूएन का एस्टिमेशन है कि 2050 तक हम लोग 1.7 बिलियन पहुंच जाएंगे। तो इससे क्या है कि जो हमारा इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस है उस पर बहुत ही बड़ा बर्डन पड़ेगा पॉपुलेशन की वजह से। फिर एक अगला चैलेंज देखें तो पैंडेमिक इंड्यूस्ड इम्पैक्ट। इसके हिसाब से क्या है कि जो भी हमारा इसेंशियल सेक्टर में प्रोग्रेस किया गया था वो पैंडेमिक के दौरान में हम लोग पीछे चले गए हैं। इसका एक एग्जांपल ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने एक स्टडी किया था, उसमें अपने रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि कोविड पैंडेमिक के दौरान में भारत में जो असमानता है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। अब देखें कि किस तरीके से इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स और जो इंटरनेशनल लेवल का रैंकिंग है उसमें हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो पहला चीज ये कि हम लोग को इंडेक्स जो हम लोग मेजर कर रहे हैं उसी में थोड़ा बहुत बदलाव लाने की जरूरत है। इसमें कुछ कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हम लोग को शामिल करने पड़ेंगे जिससे कि इनइक्वालिटी भी क्लियर कट में दिखे। जैसे गिनी कॉफिशिएंट, इसमें दिखता है कि कितना परसेंट जो है पॉपुलेशन इनइक्वालिटी में है, बहुत ज्यादा गरीब है। तो इन सबको शामिल करना जरूरी है। फिर दूसरा क्या है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंडेक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडिकेटर हैं। इससे बेहतर है कि हम लोग जो सिंपल सा चीज है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके तहत में जो बातें दी गई हैं उसको हम लोग एडॉप्ट कर लें। उसको मेजर करना भी बेहतर होगा और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी भी ये लेके आएगा। अगला हम लोग को बिहेवियर चेंज वो लाने की जरूरत है। जिस प्रकार से हम लोग स्वच्छ भारत मिशन में बिहेवियर चेंज की दिशा में काम कर रहे थे, उसी डायरेक्शन में हम लोग को बिहेवियर चेंज में मिशन मोड में ही काम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो इकोलॉजिकल एक्सप्लॉइटेशन है, जो हम लोग दोहन करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का, उसमें कमी आ सकेगी। अगला इसमें सजेशन क्या है कि बजटरी सपोर्ट वो बढ़ाना पड़ेगा। हेल्थ पे एक्सपेंडिचर, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर वो हम लोग को ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो हेल्थ बजट में एक्सपेंडिचर है वो 2021 में 1.2% से बढ़ा के 2.5% तक यहाँ टारगेट लिया गया कि अगले 3 साल में हम लोग इसको बढ़ा लेंगे। इससे क्या आगे हमको रूरल हेल्थ और बाकी जो चीजें हैं उसमें फायदा देखने को मिलेगा आगे। इसी तरीके का बदलाव और आगे करने की जरूरत है। तो ये था आपका इंडिया वाला पोर्शन। बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ सारा कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कि क्या दिक्कत है, क्या स्टेटस है, क्या चैलेंजेज हैं, क्या तरीके हैं वापस से उसको सुधार करने के। हम लोग बिहार से संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं कि बिहार में जो ह्यूमन डेवलपमेंट की डायरेक्शन में अगर बात की जाए तो सोशल सेक्टर पे हमारा एक्सपेंडिचर 44% है। अब सोशल सेक्टर हम लोग इस वजह से यहाँ पे जोड़ के चल रहे हैं क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि सिर्फ वो इन्वायरमेंट के बारे में नहीं है, कुछ इस तरीके का इन्वायरमेंट जो कि सस्टेन करे, उस पर बात की गई है।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर है उस पर बहुत ही ज़्यादा इम्फेसाइज किया जाता है। जैसे जो हमारा बजट का जो एक्सपेंडिचर है उसका 44% हम लोग सोशल सेक्टर पे स्पेंड करते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। इसको आप पाई चार्ट में भी चाहें तो आंसर में दिखा सकते हैं। अब बिहार के साथ में अगर कुछ और फैक्टर्स देख लें कि पॉपुलेशन प्रेशर जो है बिहार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। जैसे लैंड सरफेस हमारे पास पूरे इंडिया का मात्र 2.9% है, जबकि पॉपुलेशन परसेंटेज अगर देखें तो 8.6% पॉपुलेशन बिहार में रिसाइड करती है। और जो पॉपुलेशन है वो किस प्रकार का है, तो वो यंग पॉपुलेशन हमारे पास काफ़ी परसेंटेज है। जैसे 2011 में ये परसेंटेज 15 से 59 साल के एज ग्रुप में, तो वो 53.5% हमारी जो आबादी थी वो 15 से 59 के एज ग्रुप में थी, जो 2036 तक 61% आबादी हमारी इस एज ग्रुप में होने का उम्मीद है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले क्वेश्चन में इस आंकड़े को आप यूज कर सकते हैं, वहां पे दिखा सकते हैं। आगे आते हैं कि जो कोविड-19 का सिचुएशन था उसमें हेल्थ वाले सेक्टर, इसको बेहतर करने के लिए क्या क्या चीज़ें किया गया था। चूंकि कोरोना को लेके क्वेश्चन अभी भी बीपीएससी लगातार पूछता आ रहा है, तो इन सबको एक बार ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे वैक्सीन के लिए हम लोगों ने नारा दिया था कि कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। इसके तहत में काफ़ी लोगों तक वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इंश्योर की गई थी। सेकेंड जो है, बहुत सारे वैक्सीन एक्सप्रेस चलाए गए। टू बी प्रिसाइज 121 वैक्सीन एक्सप्रेस चलाए गए, जिसमें कि फोकस था कि वैक्सीन जो है आपको घर पे ही आके मिल जाए। 24x7 वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले गए थे कई जगह पे। आइसोलेशन फैसिलिटीज डेवलप की गई, ऑक्सीजन वाला बेड वो बनाया गया। होम आइसोलेशन को ट्रैक करने के लिए उसको ऐप फॉर्म में यूज किया गया। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी देखने में मिली थी, तो उसके लिए मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। और जीविका मेंबर्स का भी यहाँ पे सहयोग लिया गया था, जो भी पेशेंट्स थे उनको बेहतर खाना मिल पाए इसके लिए। तो इसके लिए इनिशिएटिव चलाई गई थी दीदी की रसोई, जिसमें जीविका जो मेंबर्स है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उन्होंने खाना यहाँ पे बनाया था और पेशेंट्स को सर्व किया था। एजुकेशन के फील्ड में देखें तो क्या क्या स्कीम है, क्या क्या चीजें स्टार्ट की गई। जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसको आप एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट दोनों में ही यूज कर सकते हैं कि अगर लड़की जो है इंटर पास करेगी, इंटरमीडिएट पास करेगी, तो आपको 10,000 रुपया आपको मिलेगा। इसी के तहत में काफ़ी सारा और भी चीज़ किया गया है, जैसे हायर मिडिल स्कूल, ये बहुत सारा स्थापित किया गया। फिर जो मॉनिटरिंग है, एग्जाम्स होते हैं उसके लिए सीसीटीवी फैसिलिटी, कंट्रोल सिस्टम, लाइव मॉनिटरिंग, ये सारा व्यवस्था यहाँ पे किया गया। फिर ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन एजुकेशन, उसके लिए हमारा बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा पर्षद ये बनाया गया है, जो कि NIOS के लाइन पे काम कर रहा है। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन के तहत में इससे पढ़ सकते हैं। तो ये आपका एजुकेशन के फील्ड में हो गया। आगे आ जाते हैं, ये आपका वुमेन के लिए है, जो आपका जेंडर इनइक्वालिटी है उसके अगेंस्ट में ये सारा स्कीम लाया गया है। जैसे लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो ये सारी योजनाओं का नाम आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ताकि इसका नाम मेंशन किया जा सके किसी भी आंसर में, अगर वुमेन एम्पावरमेंट वाला कोई क्वेश्चन आता है तो। फिर वुमेन के लिए और क्या क्या काम किया गया है, तो सशक्त महिला, सक्षम महिला के तहत में आपको जो है हम लोगों ने देखा था इंडस्ट्री वाले चैप्टर में कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, उसके तहत में जो लोन है उसमें सब्सिडी, ये सारा फैसिलिटी उनको दिया जा रहा है। फिर हायर एजुकेशन में प्रमोट करने के लिए अगर ग्रेजुएशन बच्ची पास करती है तो उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे, तो ये सारा व्यवस्था दिया गया है। फिर आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, उसके तहत में 35% आरक्षण दिया गया है। जो आपका पंचायती राज और नगर निकाय है उसमें 50% आरक्षण दिया गया महिलाओं को। फिर आपका महिला विकास निगम, ये काम करती है हमारे यहाँ पे। ये तो आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट वाला पार्ट था। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हैं। तो कुछ कुछ आंकड़े हैं, इसको ध्यान में रखना है। जैसे कि जो आपका रेनफॉल होता है बिहार में, उसका 83.7% मानसून के ही पीरियड में होता है। तो बिल्कुल कंसंट्रेटेड बारिश होती है। तो कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि हमारा वाटर मैनेजमेंट को बेहतर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे,
तो मानसून के पीरियड में जितना रेनफॉल होता है अगर हम लोग पूरा अगर सेव कर लें तो हमारा जो साउथ है बिहार का वाटर का क्राइसिस है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला एक पॉइंट डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डाटा है कि फॉरेस्ट कवरेज जो है बिहार में वो बढ़ा है। 9.9% था 2019 में, जो हमारा टोटल सरफेस है लैंड सरफेस उसका 9.9% में फॉरेस्ट था, जो कि 2021 में 10.3% हो गया है। तो ये आप एक तरीके से दिखा सकते हैं कि जल जीवन हरियाली या इस तरीके का जो स्कीम लॉन्च किया गया था उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पे हम लोग इसको शो कर सकते हैं। तो स्टेप जो लिया गया जल जीवन हरियाली, इसके तहत में 2020-21 में 3.92 करोड़ जो पौधे लगाए गए हैं। गवर्नमेंट पॉन्ड्स जो सार्वजनिक तालाब था उसको रिजुवनेट किया गया है। जो ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर था, जैसे आहार पाइन जो सिस्टम है आपका नालंदा के आसपास, उसी टाइप का जो भी रीजनल स्ट्रक्चर है उसको रिजुवनेट करने की कोशिश किया गया। जो सोक पिट है, जो सोख्ता वाला गड्ढा होता है, वो बहुत सारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। चेक डैम बनाए गए हैं। वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी, इस चीज को इंस्टॉल किया गया इस मिशन के तहत में। इसके अलावा हरियाली मिशन चला था जिसमें कि 21 लाख सैपलिंग्स इसमें प्लांट किए गए थे। ये जल जीवन हरियाली से अलग है, उसके पहले से चल रहा था ये। फिर नेशनल फॉरेस्ट मिशन में काम किया गया, बैम्बू मिशन, कैंपा फंड में बहुत सारा पैसा दिया गया है। नमामि गंगे के तहत में जो गंगा के किनारे वाले जो जिला हैं वहां पे गंगा के तट के किनारे किनारे बहुत सारे सैपलिंग लगाए गए हैं। जैसे 2020-21 में 2.5 लाख सैपलिंग्स प्लांट किए गए हैं। हाँ, एक आंकड़ा यह है कि फ्लड का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अगर हम लोग कहीं पे अगर दिखाने की बात आ जाए तो इसको हम लोग एक बॉक्स बना के यूज कर सकते हैं कि फ्लड का इकोनॉमिक इम्पैक्ट, लोगों पे क्या प्रभाव, तो इसको हम लोग ये आंकड़ा ध्यान में रखा जा सकता है। जैसे 2020 में जो है हमारे यहाँ पे फ्लड से 19 जिले प्रभावित थे, करीब 1 करोड़ लोग वो प्रभावित हुए। क्रॉप लॉस की बात की जाए तो 728 करोड़ रुपए का क्रॉप लॉस हुआ, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस अगर देखा जाए तो वो 3282 करोड़ का लॉस टू पब्लिक प्रॉपर्टी ये रहा। तो ये आंकड़ा हम लोग बिल्कुल क्लियर कट दिखाएगा कि फ्लड का क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये बिल्कुल बॉक्स बना के हर बार आपका फ्लड या ड्राउट पे क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है, तो ये आंकड़ा आप ध्यान में रख सकते हैं, ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो इसमें कंटेंट जो था यही था। आगे जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया एंड बिहार गवर्नमेंट टू अचीव इट। सतत विकास क्या है, भारत एवं बिहार सरकार के द्वारा इसे प्राप्त करने की दिशा में लिए गए कदमों पर चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार इज एट द बॉटम ऑफ SDG इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग, डिस्कस द रीजन्स बिहाइंड इट एंड सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव बिहार्स रैंकिंग इन द इंडेक्स। बिहार राज्य नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए SDG इंडेक्स में निचले क्रम पे है। इसके पीछे के कारणों को बताएं और साथ में इस रैंकिंग में बिहार की स्थिति सुधारने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दें। तो यही 2 क्वेश्चन हैं। इस दोनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद फिर जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पे आप आंसर पोस्ट कर सकते हैं। आपको इवैल्यूएशन भी दिया जाएगा, प्लस साथ में जो आपने पढ़ा है उसका एक तरीके से रिवीजन भी वो होगा। तो आज का वीडियो यही है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और साथ में जिनका भी मेंस हुआ है उनके बीच में ये कंटेंट अगर शेयर करेंगे तो उनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अदरवाइज इस तरीके का कंटेंट खोजना और इस चीज़ को करना, इसमें वो कम से कम तो 2 से 3 दिन टाइम वेस्ट करेंगे, तब ये आधा 1 घंटे का कंटेंट उनको मिलेगा। सो दैट्स वाई अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ में शेयर करें। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।